नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक डिबेट लेकर आए हैं। जस्टिस प्रशांत कुमार, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, जिन्होंने एक केस को लेकर ऐसा कमेंट किया जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लगा कि गलत है, और उस पर बड़ा ही ज़बरदस्त एक निर्णय आया है, जिसको लेकर चर्चा करने के लिए हम आए हैं एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा जी के साथ। वरुण जी, आपका स्वागत है। नमस्कार राकेश जी। वरुण जी, ये जो मैटर है जस्टिस प्रशांत का, जो ये मैटर था जिसमें उन्होंने इस तरीके का कमेंट किया, आपको क्या लगता है कि ये कमेंट्री करना या इस तरीके के कमेंट डाल देना या उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक्शन ले लेना, ये हमारे जुडिशियल सिस्टम को किस दिशा में लेकर जाएगा? राकेश जी, सर्वप्रथम हम ये समझें कि जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो याचिका थी, पिटीशन था, वो मामला था क्या जी। दरअसल जो जस्टिस प्रशांत कुमार जी ने जिस मामले पर अपना आदेश दिया वो एक क्रिमिनल केस का मामला था, और वो क्रिमिनल केस में जो मामला इन्वॉल्व था वो तकरीबन 52 लाख रुपए के रिकवरी का मामला था। और उसको लेकर के जो कंपनी थी, उस कंपनी ने एक क्रिमिनल केस फाइल किया था अपने एक्यूज्ड के खिलाफ, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो एक्यूज था उसकी याचिका थी कि वो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसको क्वाश किया जाए। जस्टिस प्रशांत कुमार ने उसको क्वाश करने से मना कर दिया है, यह दलील देते हुए कि चूंकि 52 लाख में से करीबन 49 लाख के आसपास पेमेंट हो चुका है और थोड़े से अमाउंट बचे हुए हैं, उसके लिए अगर ये सिविल केसेज में जाएगा तो उसमें लंबा समय लगेगा, लिहाजा उन्होंने क्रिमिनल केस को क्वाश करने से मना कर दिया, यानी कि वो क्रिमिनल कार्रवाई चलेगी। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी जस्टिस प्रशांत कुमार के इस जजमेंट के खिलाफ जो एक्यूज थे वो सुप्रीम कोर्ट आ गए, और सुप्रीम कोर्ट में आकर के उन्होंने SLP फाइल किया, जिसकी सुनवाई में आज जो जिस तल्ख टिप्पणी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, तो आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि साहब ये जो सेटल लॉ है कि सेम बंडल ऑफ फैक्ट्स पे क्रिमिनल और सिविल दोनों केसेस चल सकते हैं, लेकिन इसलिए उस कानूनी कार्रवाई को बंद नहीं करना कि अब बंद करने से सिविल लिटिगेशन में जाने पर लंबा समय लगेगा, तो ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के दायरे में नहीं आता है। और जज साहब ने इस तरह का टिप्पणी करके जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस और हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसका उल्लंघन है, इस तरह से उन्होंने उस आदेश को खारिज किया। लेकिन प्रश्न यही नहीं रुकता है, प्रश्न यह होता है कि साहब जो तल्ख टिप्पणी जज साहब के खिलाफ आई, जहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि वो जजमेंट कानूनन ठीक है नहीं है, और जो आदेश आया वो आदेश बाइंडिंग है सारे पार्टीज के ऊपर भी और जो निचली अदालतें हैं उस पर भी, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। लेकिन उस क्रम में जो फर्दर डायरेक्शंस जो इशू किए गए हैं, उस डायरेक्शंस का जैसे कि जज साहब के ऊपर और उनके नॉलेज को लेकर के जो टिप्पणी आई है, उस ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेज है। चूँकि ये सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि यह भी इंगित करता है कि जो कॉलेजियम सिस्टम में किस तरह के जजेज का सिलेक्शन हो रहा है और अपॉइंटमेंट हो रहा है। तो आज का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का टिप्पणी है और जो जजमेंट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, इसके निहितार्थ बहुत ज़्यादा हैं। माने कहावत है कि अगर आप सोचें तो बहुत कुछ है। तो आज की जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है वो कहीं ना कहीं जो कॉलेजियम सिस्टम में किस तरह का क्वालिटेटिव सिलेक्शन है उस पर भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि टिप्पणी की गई है, और यह एक विचार का विषय है। क्योंकि हाई कोर्ट जजेज का अपॉइंटमेंट जो है वो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होता है। जो कॉलेजियम, हाई कोर्ट कॉलेजियम पहले जजेज का नाम रिकमेंड करता है, फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो कॉलेजियम है वो फिर विचार करने के बाद वो अपॉइंटमेंट के लिए सरकार में भेजा जाता है। तो आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी जस्टिस प्रशांत कुमार के बारे में है,
जब आप उसको कॉलेजियम के रिकमेंडेशन को ध्यान में रख करके, तो आखिर जो मेरिट पर जो एक प्रश्न उठाया गया है जज साहब के मेरिट पे, तो ये मेरिट क्या अपॉइंटमेंट के समय देखा गया नहीं देखा गया, यह भी एक बहुत बड़ा विचारणीय मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं ये कॉलेजियम सिस्टम और कॉलेजियम में किस तरह से जजेज को अपॉइंट करते वक्त मेरिट इवेलुएट किया जाता है, उस पर भी कहीं ना कहीं ये प्रकाश डालता है। सर, ये जो जस्टिस प्रशांत की टिप्पणी थी, ये कमेंट्री थी, क्या ये जजमेंट का हिस्सा है? बिल्कुल, जो उन्होंने अपने जजमेंट में कि हम क्यों नहीं क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वाश कर रहे हैं, चूँकि वो जजमेंट का हिस्सा है, इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना तख्त माने आप की काफ़ी सख्त टिप्पणी दिया है, तो वो जजमेंट का पार्ट है। और इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये हमारे लिए शॉकिंग है कि जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल जो प्रोसीजर है, उसको अनदेखा करके माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। सिन्हा साहब, जो प्रशांत जी ने किया, जस्टिस प्रशांत ने, क्या किसी भी जस्टिस की अपॉइंटमेंट से पहले ट्रेनिंग का कोई प्रोसेस जुडिशियल सिस्टम नहीं अपना रहा है? देखिए, ऐसा है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में ऑनरेबल जजेज का अपॉइंटमेंट करते हैं, जो कॉलेजियम करती है, तो अपॉइंटमेंट के बाद उनका अलग से कोई ट्रेनिंग का कंसेप्ट नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। हाँ, जब वो नए जज बन के जाते हैं तो वो सीनियर जजेज के साथ अमूमन बैठते हैं डिवीज़न बेंच में, और जो वो सीनियर जज के साथ बैठ करके जो सीखते हैं वो उनके लिए एक कहते हैं वो ट्रेनिंग भी होता है और जुडिशियल कामकाज भी आगे चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में भी क्या जस्टिस प्रशांत कुमार को किसी सीनियर जज के साथ बैठने के लिए डायरेक्शन दी है? देखिए, ऐसा है कि ये तो परिपाटी है कि जब भी कोई नया जज का अपॉइंटमेंट होता है तो उन्हें सीनियर जजेज के साथ बैठाया जाता है। ये सारे हाई कोर्ट्स में एक तरह से ये प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल नए जज को उनको सिंगल जज के रूप में बैठा करके उनसे जुडिशियल काम लिया जाता है, क्योंकि डिवीज़न बेंच में बैठा करके ये हर न्यायालय की एक परिपाटी है और एक बहुत ही स्वस्थ परिपाटी है। एक्चुअली क्या ये ट्रेनिंग प्रोसेस का हिस्सा कहा जा सकता है इसे? नहीं, ऐसा है कि जस्टिस प्रशांत कुमार एज ए सिंगल जज ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो अपना जुडिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे थे। उनके अपने विजडम में उनको जो न्याय संगत लगा उस हिसाब से उन्होंने जजमेंट दिया। हमारे यहाँ जो 3 टायर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, ये जो है तो वो इसीलिए न्यायिक व्यवस्था बनाई गई कि अगर ट्रायल कोर्ट के जजमेंट में किसी तरह का जुडिशियल एरर है तो उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट करेक्ट करेगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट में कोई एरर है तो उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करेक्ट करेगा। तो इस तरह से जो 3 टायर सिस्टम बना है वो करेक्टिव मेजर्स को, अगर कोई किसी लिटिगेंट को ऐसा लगता है कि वो एक न्यायालय के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो ऊपरी अदालत में जाने के लिए वो स्वतंत्र है और वहाँ जाकर के वो अपना गुहार लगा सकता है। अगर वो हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट है तो फिर वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसीलिए बनाया गया है कि किसी को अल्टीमेटली ये परेशानी नहीं हो, कल को ये नहीं कहे कि मुझे न्याय नहीं मिला। इसीलिए जो 3 टायर सिस्टम हमारे देश में है, हमारे संविधान के अनुसार है, वो इसीलिए कि किस तरह से हम जनता को न्यायिक प्रक्रिया में संतोष प्रदान कर सके। सिन्हा साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अब जो निर्णय दिया है उसमें जो जस्टिस प्रशांत के लिए उन्होंने तय किया, क्या उसको सजा कहा जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि किसी भी ऑनरेबल जज के लिए सुपीरियर कोर्ट का, खासकर एपेक्स कोर्ट का इस तरह का ऑब्जर्वेशन निश्चित रूप से उनके करियर पर ये एक तरह से धब्बा का काम करेगा। और एक वकील के नाते मैं कह सकता हूँ कि जस्टिस प्रशांत कुमार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो ऑब्जर्वेशन है उसको एक्सपंज करने के लिए वो अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। धन्यवाद सिन्हा साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथियों, ये सब्जेक्ट जुडिशरी को लेकर अनेक तरह के प्रश्न पैदा करता है। अब आप लोगों पर है, क्योंकि सोसाइटी के लिए जुडिशियल सिस्टम है। जुडिशियल सिस्टम इस देश की दिशा को तय करने के लिए संवैधानिक तरीके से क्या क्या इस देश में हो सकता है, एक जस्टिस के निर्णय को चेक भी किया जा सकता है और कह सकते हैं कि उसके लिए गाइडलाइन भी तय किया जा सकता है। जुडिशियल सिस्टम में कमी नहीं है, कई बार अप्लाई करने के तरीके
गलत या सही हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।